पैसा बनाना एक मुश्किल काम है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना और भी मुश्किल। और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम लेकर आते हैं फंड का फंडा, जिसमें मौजूद रहते हैं हमारे साथ वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कभी भी अपने फायदे के लिए आपको गलत राय नहीं देते। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। और फंड का फंडा में आज बिना वक्त बर्बाद किए क्या क्या आपको बताने वाले खास जल्दी से बता देते हैं। देश और दुनिया में बढ़ रहा है अर्ली रिटायरमेंट का क्रेज, लेकिन किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जिंदगी को रखेगी खुशहाल, बताएंगे आपको आज और करेंगे पूरी पड़ताल। 60 की उम्र में फोर्स्ड नहीं, 40 की उम्र में रिटायरमेंट बन रहा है पसंदीदा प्लान, और क्या है इसका नफा नुकसान, जानेंगे आज। म्यूचुअल फंड और पेंशन स्कीम का कैसे करें चुनाव और कितना पैसा डालना होगा, आपको हम बताएंगे आज फंड का फंडा। तो बात शुरू करते हैं रिटायरमेंट की। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान, 55 की उम्र में भी इनमें से कोई भी रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आपको रिटायरमेंट की बात शुरू कर देनी चाहिए प्लानिंग, क्योंकि आप अगर जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको उसके लिए निवेश करना होगा। दरअसल हमारी सलाह है फंड का फंडा में कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से कर लें। आप कब रिटायर होना चाहते हैं, 40 पर या 50 पर या 80 पर? क्या आपके पास नौकरी या बिजनेस छोड़कर अपने खर्चे पूरे करने का इंतजाम है? अगर नहीं है तो अब भी आप कर लीजिए। आप अभी 25 हो या 40, आप ये प्लानिंग हमारे साथ अब भी कर सकते हैं। 25-30 साल की उम्र में कोई काम करना शुरू करे और बोलने लगे कि 40-45 पे रिटायर होना है, ये क्या फीजिबल है, ये वाजिब सवाल है, क्या ये संभव है, कैसे करें? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, निर्भर करता है कि आपका एस्पिरेशन क्या है। लेकिन किसी भी रिटायरमेंट प्लान के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो ये है कि आपका लिविंग कॉस्ट क्या है, और उस लिविंग कॉस्ट के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए कि आप वो जो कैपिटल होगा वो रिटर्न जो जनरेट करेगा उससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और उसके बाद कुछ पैसा बच जाएगा ताकि वो कैपिटल बढ़ता रहे। क्योंकि आपको हर साल भविष्य में थोड़े ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि महंगाई रुकने वाली नहीं है। तो इसका आपको आकलन करना पड़ेगा अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं। जी, तो आपकी जो बातें हैं ये अभी हम और समझेंगे आपसे। कॉस्ट क्या हुई, कैपिटल क्या हुई और महंगाई का उस पर क्या असर है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जल्दी पूछ लेना चाहता हूँ कि किताबों में और इंटरनेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं रिटायरमेंट को लेकर कि आप बूढ़े हो जाएंगे उससे पहले आप फायर कर लें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट और वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लान हैं। क्या ये सब प्लान पढ़ने का कोई असर पड़ता है? जी हाँ, अगर लोग फाइनेंशियली अवेयर हों, और इसके हार्ट में तो दो ही चीज़ है कि महंगाई दर बढ़ती रहेगी, इसके लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी, उस पूंजी का काम करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो रफ्तार मेंटेन कर सके आप महंगाई की दर से। और ये अगर किसी को समझ में आ जाता है कि कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि क्लॉकवर्क की तरह चलता रहता है, आज आपको 50,000 रुपये चाहिए, अगले साल आपको 55,000 रुपये चाहिए होगा, अभी जो महंगाई दर है उसके हिसाब से, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो मुझे तो दो बातें समझ में आ रही हैं धीरेन्द्र, कि एक कि जब बुढ़ापा होगा तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, यानी आज के 50,000 उस वक्त 50 नहीं और ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे। दूसरा आप जो कह रहे हैं कि उसको यानी उस खतरे से बचने का एक इलाज है कंपाउंडिंग, तो वो आपसे समझना चाहूँगा। लेकिन आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ जी, क्योंकि हम समझना से पहले चाहते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और उसके बाद धीरेन्द्र से और उनकी टीम ने हमें एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके दिया है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा खतरा होने वाला है रेगुलर सैलरी बंद होने वाली है रिटायरमेंट के बाद या आपकी उम्र बढ़ने के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस, जो ग्रुप इंश्योरेंस अक्सर आपका दफ्तर या आपकी कंपनी आपको देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है। आपका अपना स्वास्थ्य बीमा बंद हो जाता है और स्वास्थ्य का खर्च बढ़ने लगता है और महंगाई से भी सामना हो। तो धीरेन्द्र, अब मैं ये समझना चाहूँगा दोबारा कि सब क्या है जो आप अभी बता रहे थे। इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और ये तैयारी की जा सकती है, लेकिन बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, इसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा दिन भी रिटायरमेंट एज जो पहले 60 साल था
और लोग का जो लॉन्जिविटी था, लोग 70-75 साल तक जीवित रहते थे, अब लोग 85 साल तक जीवित रहेंगे। तो आपका जो काम करने का जो उम्र है वो भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आप इसमें अपना काम करने वाला उम्र अगर आप कम करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा तैयारी करनी और ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। दूसरा चीज़ कि आपको अपने पैसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कीजिए और उसको रफ्तार से बढ़ाइए और उसमें हाथ मत लगाइए। तीसरी चीज़ कि बहुत सारे पॉन्डरेबल्स हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं कि आपका हेल्थ कंडीशन क्या होगा, आपके डिपेंडेंट्स कैसे होंगे, क्या उसकी आपने तैयारी कर ली है, क्योंकि नियमित खर्चा तो एक चीज़ है, इमरजेंसीज और बड़े खर्चे, बच्चे की पढ़ाई, मकान बनाना, पेरेंट्स का देखभाल और इनकी तैयारी बहुत आपको ये महीने के खर्चे के हिसाब से नहीं आता है, इसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। गोल भी पूरे करने हैं, फाइनेंशियल गोल, यानी वर्ल्ड टूर भी करना है और रिटायरमेंट के लिए पैसे भी बचाना है, तो इसलिए फंडा की जरूरत पड़ेगी, धीरेन्द्र हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। और ये जो खतरे हमने देखे, इसके अलावा कुछ और खतरे भी धीरेन्द्र ने दिखाए हैं और हम उसको कुछ नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2030 में रिटायर होना चाहते हैं, अभी आपकी सैलरी 50,000 है, तो 2030 में वो 74,000 रुपये आपको चाहिए होंगे, उतना ही काम करने, उतना ही खर्चा चलाने के लिए। और इसका मतलब होगा कि आपके पास कोई 2-1 करोड़ के आसपास का जो पूंजी इकट्ठी हो जानी चाहिए। यानी आज की सैलरी 50,000 है और 2040 में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको उस वक्त करीब 1.25 लाख रुपए हर महीने ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए आपको करीब 2-3 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। आज की सैलरी 50,000 है और 2050 में आपको रिटायरमेंट लेना है, तो तब तक आपको 2 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी और आपके लिए पास होनी चाहिए कोई 4 से 6 करोड़ की पूंजी हाथ में होनी चाहिए, ताकि उसके ब्याज से आप अपने महीने के खर्चे चला सकें। धीरेन्द्र, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए ताकि उससे जो मिलने वाली आमदनी है उसको आप कंज्यूम कर लें। अगर आप खर्च भी एक पार्शियली अगर आप खर्च कर ले तब भी कुछ पैसा बचना चाहिए। आप सारी आमदनी को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई दर से जूझने के लिए, महंगाई से जूझने के लिए उस पैसे का बढ़ना भी ज़रूरी है। तो हमें अब समझ में आने लगा है कि क्या क्या बातें ज़रूरी हैं रिटायरमेंट प्लान के लिए। तो एक बार फिर एक लाइन में समझ लेते हैं कि दिक्कत क्या है या पूंजी की ज़रूरत कैसे है। वो ये है कि अगर आपको 50,000 रुपये महीना चाहिए भी और आप 2030 में या 2040 में या 2050 में आप रिटायर हो रहे हैं, तो और अगर 4-6% आपकी जो है दौलत बढ़ रही है, तो भी आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का जो पूंजी है, जो पैसा है, इकट्ठा कर लेना चाहिए, निवेश कर लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लान में क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि अब हमने खतरे जान लिए, पैसे कितना जमा करना है जान लिया, लेकिन अब उसको जमा कैसे करना है। धीरेन्द्र, पेंशन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं मैं। पेंशन के बारे में एक सलाह आपकी टीम ने जो दी है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये एनपीएस पेंशन प्लान में कितना पैसे डालें, क्या करें, वगैरह वगैरह। ये सबसे सिंपलेस्ट प्लान है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम का पेंशन प्लान है। ये भारत में हर जगह उपलब्ध है, बैंकों के जरिए उपलब्ध है और ये सबसे कम खर्चीला ये प्लान है। इसमें पैसा लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप जो बचा सकते हैं वो लगाइए। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें खर्चा सबसे कम है, अधिकतम पैसा इसमें 75% इक्विटी में लग सकता है जी। एक इसका दूसरा फ़ायदा जो कि लोग बोलते हैं कि फ़ायदा नहीं है, पर मुझे लगता है एक बड़ा ख़ास फ़ायदा है कि इसमें पैसा लगाने के बाद आप आसानी से निकाल नहीं सकते जब तक कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती। तो ये एक तरह से इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन है। एनपीएस तो समझ में आ गया, धीरेन्द्र की सलाह है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना है धीरेन्द्र, या स्टॉक्स में निवेश करना है, और कितना करना है? सेम रूल अप्लाई करता है। मुझे लगता है कि 80-85% शुरुआत में लोगों का इक्विटी में लगना चाहिए, जब आपके पास 15-20 साल 25 साल हो। और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के कगार पे आएँ, रिटायरमेंट से 4-5 साल पहले, तो आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा बढ़ना में मूव करना चाहिए। अच्छा। उसका कारण ये है कि आप आखिरी दिन तक बाजार पे निर्भर नहीं कर सकते अपने रिटायरमेंट, अपने पेंशन के लिए। तो ये हुआ इंटेलिजेंट यूज। स्टॉक मार्केट को कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ करना है आपको और कब निकलना है, ताकि आप रिटायरमेंट की तरफ सेफ होने लगें। लेकिन धीरेन्द्र, इंश्योरेंस भी तो कराना है। जी हाँ, इंश्योरेंस का सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि इंश्योरेंस आपको क्यों कराना है। लाइफ इंश्योरेंस आपको तब कराना चाहिए जब शुरुआत में आपके डिपेंडेंट्स है और आपकी पूंजी अभी तक कुछ भी इकट्ठा नहीं हुई है, आप अपना निवेश शुरू किया है, और अगर आप कल नहीं रहे तो कितने पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसका चूंकि आपने एस्टिमेट कर लिया है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी, उस रकम का आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। अच्छा। और ये एक सिंपल सा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अगर आप कल नहीं रहे तो आपके परिवार में इतना पैसा होगा जो कि उनको इनकम सपोर्ट दे पाएगा आपके नहीं रहने के बावजूद।
हमने कई दर्शकों से भी बात की है और उन्होंने अपने फियर्स हमें बताए हैं, अपने डर रिटायरमेंट को लेकर, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि ब्रेक के बाद 2 बड़े सवालों के जवाब देंगे। एक ये कि जो हुआ सो हुआ, अब अगर सिर्फ 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए तो आपको क्या प्लान करना है, और ये भी कि अगर 20 की उम्र में है तो प्लानिंग शुरू कर देंगे तो क्या फायदे होंगे। फंड का फंडा में हम सिर्फ एक तरफा राय नहीं सुनाते, बल्कि सोशल मीडिया समेत अलग अलग माध्यमों से हम आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव भी सामने लाते हैं। इस शो के लिए हमने देश के अलग अलग हिस्सों से 3 सवाल मंगवाए। आम निवेशकों के सवाल: क्या आपने अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग की है? प्लानिंग में आपने किस बकेट में कितना निवेश किया है? आपकी अभी आमदनी कितनी है और बाद में कितनी चाहिए? जो मेरी आमदनी है उस आमदनी के हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि महंगाई प्रतिवर्ष 6% की दर से बढ़ती है। तो अगर आज मेरी 100 रुपए आमदनी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 6% सालाना महंगाई वृद्धि करने के बाद में मुझे, जब मैं रिटायर हूँ तो मुझे उस महंगाई के हिसाब से मेरी मुझे मंथली इनकम वहां से मेरी उस जो कॉर्पस बने उससे बन जाए। तो मैं वो आमदनी में इन्फ्लेशन लगा के और इस हिसाब से उसको मीट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि भविष्य में मैं जो आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मुझे मिले। मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अटल पेंशन योजना, सबसे पहले उसको चुना है। उसके बाद LIC की कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों में, और इक्विटी है, तो इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उनको मिला के रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। लगभग 20 से 25% का जो होता है वो मैं निवेश करता हूँ पर एनम के बेसिस पे या पर मंथ के बेसिस पे, ताकि कि रिटायरमेंट के बाद अगर ये देखा जाए तो लगभग उस वक्त के हिसाब से मुझे जो पैसे हैं वो मिलते रहे। वो आप उसको चाहे फंड समझिए, बोनस या पेंशन समझिए। 3 मेडिक्लेम जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, और दूसरा एक PPF जो एक है प्रोविडेंट फंड है, और म्यूचुअल फंड इक्विटी और थ्रू म्यूचुअल फंड डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड थ्रू में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फंड का फंडा में हम आज बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की। अगर आप 40 पे रिटायर होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं की है, धीरेन्द्र, अगर सिर्फ 10 साल बचे हैं और 10 साल बाद रिटायरमेंट लेना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अगर आपका कोई भी उधार है, कोई भी होम लोन चल रहा है, कोई और भी छोटा मोटा उधार है, पहले तो सबसे पहले उधार ख़त्म कीजिए, क्योंकि निवेश शुरू नहीं होगा। दूसरा, आपका जो कुछ भी पूंजी जहाँ कहीं भी फैला हुआ है प्रोविडेंट फंड में, इनको ज़रा एक कागज़ पे जोड़ लीजिए और देखिए कि ये प्रोडक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा निवेश होता है, छोटा छोटा निवेश होता है, अनमैनेज्ड होता है, समय के साथ इकट्ठा हुआ होता है और आपका इस पर ध्यान नहीं होता है। इसको कंसोलिडेट कीजिए, ऑर्गेनाइज़ कीजिए और देखिए कि ये 10 साल ठीक ठाक समय है, और निर्भर करता है कि ये सब चीज़ जोड़ने पे ये कितना बनता है। अगर आपको देखना चाहिए कि आपकी जो मासिक आमदनी की ज़रूरत है उसका अगर ये 10-15 गुना नहीं है तो आपके लिए चिंता की बात है। और रफ्तार से पैसा अपना अभी से बचाना शुरू कीजिए, उसको इक्विटी में लगाइए और उसकी तैयारी रिटायरमेंट के 3 साल पहले आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी मासिक आमदनी या सालाना आमदनी की जो ज़रूरत होगी वो 3 साल पहले वो फिक्स्ड इनकम में मूव कर जाए। तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा इक्विटी का। और ये जो इक्विटी का रिस्क होता है, लोगों को लगता है कि ये बड़ा रिस्की है। अगर आपके पास 10 साल समय है, 7 साल समय है, 8 साल समय है तो ये कम रिस्की है। अगर ये आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लगा रहे हैं तो ये बहुत रिस्की है। इसमें आपका पैसा डूब जाएगा अगर आपके पास समय नहीं है तो। और समय है तो ये आपको रिटर्न भी देगा और ये उतना रिस्की भी नहीं है। तो एक बात तो तय है कि टेंशन नहीं लेना है, प्लानिंग करना है और आगे बढ़ना है और फंड का फंडा देखना है। लेकिन अब एक और सवाल आज का ये कि अगर 20 के आसपास की उम्र वाले लोग हैं, क्या हम उनको कुछ मैसेज दे सकते हैं धीरेन्द्र कि वो अभी से प्लानिंग, या वो हंसने लगे कि रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए कोई मैसेज दे सकते हैं? उनको हम एक मैसेज दे सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको आसानी से मैसेज देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी 20 साल के लड़के को या एक व्यक्ति को अगर आप बताएंगे कि आप रिटायरमेंट की प्लान कीजिए तो वो आपका मजाक करके आपकी बात टाल देगा। उसको एक अच्छे चीज़ के लिए, आदत डालने के लिए फंसाया जा सकता है। अगर हम उसे बताएं कि भाई आप एक अच्छा बाइक खरीदने की तैयारी 3 साल में कीजिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप आदत डाल देते हैं और उसकी इच्छा अनुसार डाल देते हैं और उसको जब ये निवेश करके उसको बढ़ाने की आदत या वो डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा,
क्योंकि कागज़ पे बताने से लोगों को समझ में नहीं आता। ये तो क्लास 8th के या 9th के अरिथमेटिक में एक चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हम उससे सीखते नहीं हैं। जब आप देखेंगे कि आपने 3,000 रुपया लगाया और आपके पास कभी भी 36,000 रुपया नहीं था, पर एक साल में 36,000 रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, उस पर आपको रिटर्न भी मिला, रिकरिंग डिपॉजिट में भी थोड़ा रिटर्न मिला, इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा मिल गया, और एक चीज़ जिसके जो पूंजी आपके पास नहीं थी, एक छोटी रकम से पूंजी इकट्ठा कर लेने की जो गुर है, ये अगर किसी को समझ में आ जाता है कम उम्र में, तो ये एक अच्छा ट्रेनिंग, मैं इसको एक अच्छे ट्रेनिंग की शुरुआत समझता हूँ। और ये हो जाए तो अच्छी लाइफ की तमाम जो ट्रेनिंग है उसमें एक ये भी है कि निवेश करना सीखें, कम उम्र में जल्दी शुरुआत करें। और अब मेरा फाइनल सवाल, इस पूरे प्लानिंग में कोई 4-5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनके बारे में हम नोट कर सकें? अगर आपने बाज़ार में कभी भी निवेश नहीं किया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे फ़ंड से शुरुआत करें जो रिलेटिवली ज़्यादा स्टडी हो। ये ऐसे फ़ंड्स हैं और इनमें SIP कीजिए। कभी भी बाज़ार से जुड़ा हुआ निवेश आपको एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर 1-2 फंड मुझे गिनाना हो तो SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड या मिराई एसेट का हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये 2 विकल्प हैं। इनमें 1/4 पैसा कम से कम फिक्स्ड इनकम में लगा होता है। बाज़ार में अगर भारी गिरावट हो तो इन फंड्स में उतनी गिरावट नहीं होती है, और शुरुआती निवेशक के लिए स्टेबिलिटी के साथ बढ़ने वाला फंड बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई शुरुआती इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जिनको बाज़ार में उतार चढ़ाव की आदत है उनके लिए कोई इस हफ्ते के खास टिप? मिराई एसेट का फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को का इंडिया कॉन्ट्रा फंड और कोटा का नैस्डैक 100। अगर ये 4 फंड में अगर आप 5-5 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं तो ये आपको पूरे बाज़ार का एक एक्सपोजर देता है। स्टेबिलिटी के अच्छे स्टेबिलिटी के साथ आपको बढ़िया रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, और 5-7 साल में ये फंड्स में लगातार निवेश डिमॉन्स्ट्रेट कर देगा कि बेहतर रफ्तार से कंपाउंडिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। तो ये तो बात हुई रिटायरमेंट की प्लानिंग की, म्यूचुअल फंड्स की, पेंशन की, इंश्योरेंस की। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की। आज फंड का फंडा में इतना ही। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं,
क्यूरियोसिटी वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।